नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज जो है हम लोग ह्यूमन सेल जो होता है उसके बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं उसमें जो है काफ़ी सारा जो ये पूरा जो है हमारा सेल जो है गोल होता है और उसी के अंदर जो होता है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और वगैरह वगैरह सब जो होते हैं वो सब के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और वो भी फिगर के माध्यम से। तो देखिए, पहला आप जो देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं। और ये जो कोशिका द्रव है वो प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है। किसका भाग है? प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है ना? प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है। तो यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है। प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है ना? प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है। तो एक नंबर मैंने यहाँ दे दिया है आपको। तो एक नंबर क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है इसका कार्य क्या है? ये क्या काम करता है? तो ये जो काम करता है हमारा वो जो है केवल और केवल जो है ये, एक मिनट रुकिए। ये जो साइटोप्लाज्म है ये जो है ये कोशिका द्रव जो है, तो कोशिका द्रव क्या करता है? कोशिका द्रव, इसका नाम ही है कोशिका द्रव। तो क्या करेगा? तो कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि प्रोटोप्लाज्म का नाम लिए हैं, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है ये भी समझिए। थोड़ा इसको मैं और भी अच्छा से लिख देता हूँ ताकि फिगर पर ना रहे, ठीक है? यहाँ पर देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीव द्रव कहते हैं। इसी का दो भाग होता है। कौन कौन होता है? तो एक कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव हो गया, एक क्या हो गया? कोशिका द्रव हो गया। और एक होता है केंद्रिका द्रव। तो दोनों समझा होगा आपने। कोशिका द्रव होता है, एक होता है केंद्रिका द्रव, ठीक है? केंद्रिका द्रव, ठीक है? तो कोशिका द्रव को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है? तो इसको साइटोप्लाज्म अगर हम हिंदी में याद रखते हैं तो कोशिका द्रव का क्या काम है? जाहिर सी बात है, ये कोशिका को सूखने से बचाएगा। क्या करेगा? कोशिका को सूखने से बचाएगा। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। तो पुरकिंजे ने इसका खोज किया था, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है? और यह एक जो है ना तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, साइटोप्लाज्म जो है यही है। ये जो आप देख रहे हैं तरल गाढ़ा पदार्थ, ये ब्लू, ये सब क्या है? तो ये जो है साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म ही प्रोटोप्लाज्म होता है एक तरह से कहा जाए तो क्या करता है? यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो जीवन का आधार होता है। अगर ये जो तरल गाढ़ा पदार्थ नहीं है तो ये जो कोशिका है आपस में चिपक कर ख़त्म हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो क्या है? ये जीवन का आधार है। और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव यानी इसी द्रव के अंदर सभी जैविक क्रियाएं होता है। और इसका 80% भाग, यानी कहें तो प्रोटोप्लाज्म का 80% क्या होता है? तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है, ठीक है? अभी तक हमने केवल और केवल एक बात समझा है कि साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। और प्रोटोप्लाज्म जो है वह, इसका खोज पहले तो पुरकिंजे ने किया था। और यह जो है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जैसा कि आप ब्लू वाला देख रहे हैं। और ये जो है जीवन का आधार होता है। सभी जैविक क्रिया इसी के अंदर होता है। और 80% भाग क्या होता है? 80% भाग जल होता है। क्या होता है? तो जल होता है।
और प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव का कुछ खास काम नहीं होता है, इसीलिए जो पढ़ना है उसी को ध्यान में रखेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है हम लोग दिमाग पर वर्डन नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो आगे है हमारा सेकंड नंबर में सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सेकंड में है, इसका क्या काम है वो मैं बताता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन तो पहले तो जान लीजिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? सेल मतलब कोशिका, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। तो सेल मतलब तो कोशिका आप लोग जान रहे होंगे, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली होता है। तो यही मैं झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका क्या काम है यहाँ पर देखिए। तो पहले तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में पाया जाता है। दोनों कहने का मतलब क्या है? तो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। बट एक होता है सेल वाल। क्या होता है? एक होता है सेल वाल। तो सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाएगा। बट जो है ये एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है। और यह क्या करता है? तब कोशिका के अंदर सभी अवयव, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जैसा कि देख रहे हैं ये बाहर वाला, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये जो बाहर वाला येलो वाला दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है। और यह क्या करता है? तब कोशिका के सभी जितना भी पार्ट है, ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ये सब क्या है? तब कोशिका के सभी जो है भाग इसी के अंदर क्या होते हैं? बंद रहते हैं, है ना। इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। और ये जो है सेमी परम्यूएबल होता है। क्या होता है? सेमी परम्यूएबल कहने का मतलब है कि अर्ध परागम्य होता है। ठीक है, अर्ध परागम होता है। जैसा कि कुछ ही वस्तु को सेमी परम्यूएबल होता है, सेमी परम्यूएबल, और ये कुछ ही भाग को अंदर जाने देता है, कुछ ही भाग को अंदर जाने देता है और बाकी जो है वो नहीं जाने देता है। तो क्या होता है? पूछेगा सेल वाल सेमी परम्यूएबल होता है या नहीं? तो होता है। ठीक है, और यह जो है सेल वाल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं, थर्ड नंबर क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? पहले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है, तो सूत्रकणिका कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। अब समझेंगे कि सूत्रकणिका क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो थर्ड नंबर जो हमने बताया है यहाँ मैं लिखता हूँ, तीसरा नंबर जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया है, शॉर्ट में माइक्रो। तो सबसे पहले इसका खोज किसने किया था? तो खोज अल्टमैन ने किया था। खोज जो है अल्टमैन ने किया था। तो अल्टमैन ने इसका खोज किया था। और ये जो है ऑक्सी श्वसन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। तो ऑक्सी श्वसन भी लिख देते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सी श्वसन होता है। तीसरा नंबर, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। तो यही मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होगा। उसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होगा तो ग्लूकोज बनेगा। एटीपी के निर्माण होगा तो ग्लूकोज बनेगा, है ना, ग्लूकोज बनेगा। एटीपी का निर्माण होगा, उसके बाद ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज बनेगा तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज बनेगा तो हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये जो है अल्टमैन ने खोज किया था। इसका जो है ये ऑक्सी श्वसन होता है।
क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और हमें ग्लूकोज बनता है। एटीपी का निर्माण होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। इसको सीक्वेंस से याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ये ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। एटीपी का निर्माण, क्रेब्स चक्र चलेगा तो एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा हमें जानते हैं कि ऊर्जा देता है। और इसी कारण से क्या कहते हैं कि पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। किसका, तो सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसी कारण इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। तो इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। यही मैं लिख रहा हूँ, आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे ईआर के बारे में। 3rd नंबर तो हो गया ना, हाँ 3rd नंबर हो गया। 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर हमारा जो है न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। तो सबसे पहले कि इसका खोज, न्यूक्लियस का हिंदी, तो इसका हिंदी होता है केंद्रक। इसका खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो यही मैं लिख रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। और कोशिका को नियंत्रित करता है, कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहते हैं। और इसमें 80% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 4th नंबर जो है क्या है आपका, 4th नंबर जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। और इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये क्या है, कोशिका को नियंत्रित करता है। तो क्या करता है, सेल को नियंत्रित करता है। तो सेल को नियंत्रित करेगा, उसके बाद क्या करेगा, तो ये जो है कोशिका का दिमाग है, सेल का दिमाग है। तो सेल का दिमाग कौन है, न्यूक्लियस। और इसमें 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 4th नंबर तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्या है नेक्स्ट, हाँ देखिए डीएनए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा, डीएनए आरएनए दोनों। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद है ईआर। ईआर कहने का मतलब इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्या कार्य है ये हम लोग समझेंगे। तो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है, सबसे पहले इसका हिंदी नाम क्या है, तो अंतः प्रदत्त जालिका। तो हिंदी हम लोग नहीं याद रखेंगे, इंडोप्लाज्म शॉर्ट नेम ईआर रखेंगे, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसके आंतरिक सहायता देता है, किसको, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। और ये जो है 2 पार्ट में होता है। क्या होता है, 2 पार्ट में होता है। एक होता है स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर। तो स्मूथ ईआर और रफ ईआर का क्या कार्य है, स्मूथ यानी आप लोग समझ रहे होंगे, स्मूथ यानी चिकना, और रफ जो होता है खुरदरा होता है। तो स्मूथ वाला का क्या काम है ये समझेंगे। तो स्मूथ वाला इधर लिख देते हैं, 4th नंबर था ये, कितना नंबर था, 4th नंबर। ये हो गया न्यूक्लियस, ये 5 नंबर हो गया। ये जो है 6 नंबर है। 6 नंबर में इंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। तो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम 6 नंबर में इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ईआर शॉर्ट नेम ईआर है ना, शॉर्ट नेम ईआर। चलिए इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका 2 भाग होता है। सबसे पहले समझेंगे ये क्या है। तो ये जो है कोशिका के अंदर सहायता देता है, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। तो पूछेगा कि आंतरिक सहायता कौन देता है,
आंतरिक सहायता ER देता है, आंतरिक सहायता। तो आंतरिक सहायता कौन देगा? तो ER देगा, ठीक है। कोशिका को आंतरिक सहायता देगा, या फिर इसको कह लीजिए कि कोशिका का कंकाल कह लीजिए, सेल का कंकाल कह लीजिए, कंकाल है। और यह जो है 2 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है, देखिए यहाँ A लिखे हैं, ठीक है। A नंबर में कौन होगा? तो स्मूथ ER यानी एकदम चिकना वाला। तो चिकना है तो क्या चिकना होता है? तो वसा होगा, है ना। तेल जो होता है चिकना होता है, और तेल से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक ना। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट का निर्माण करता है ना, स्मूथ वाला। और सेकंड नंबर जो है B, वो होता है रफ साइड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो वो क्या करेगा? तो रफ साइड वाला राइबोसोम, R से रफ और R से राइबोसोम, क्या होगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम का निर्माण करेगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा, प्लस प्रोटीन का भी निर्माण करेगा, प्रोटीन का भी निर्माण करेगा। तो ER समझ में आया होगा, स्मूथ ER, रफ ER भी समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या है? तो लाइसोसोम। जैसा कि सभी को पता है, लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन किसी को ये पता है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही क्यों कहते हैं? तो आज हम लोग समझेंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो चलिए 7 नंबर में हमने लिख दिया है, यहाँ मैं लाइसोसोम भी लिख देता हूँ, LYSO, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य, यानी सेल के अंदर पाचन का काम करता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो पाचन का अंदर, सेल के अंदर पाचन का काम कौन करेगा? तो लाइसोसोम, ठीक है। पहला तो ये हो गया हमारा। सेकंड नंबर जो है, इसे जो है एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। पूछेगा कि जल अपघटक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? कोशिका के किस पार्ट में? तो लाइसोसोम में, ठीक है। कोशिका के अंदर के कोई अंग यदि काम नहीं करता है, मान लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है ना, या फिर हमारा और भी कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम जो है अपना ये जो जल अपघटक एंजाइम है ये छींट देता है उस पर, और क्या करता है कि उसको मार देता है और उस अंग को नष्ट कर देता है। मान लिया जाए कि ER काम नहीं कर रहा है तो ER पर छींट जाएगा, यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर छींट देगा और ये नष्ट हो जाएगा। जब पूरी कोशिका काम नहीं करेगा, जब पूरा कोशिका न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है, उसके बाद ER, गोल्जी बॉडी, ये सेल मेम्ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो ये जो है लाइसोसोम फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा, और पूरा का पूरा कोशिका जो है उसको मतलब नष्ट हो जाएगा। पूरा कोशिका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसी कारण से इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। कोशिका को आत्महत्या की थैली, एटम बम कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? तो खोज जो है डी डूबे ने किया था, डी डूबे। इसका खोज डी डूबे ने किया था। और RBC के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC के अंदर लाइसोसोम, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, तो RBC के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC के अंदर, यही मैं लिख देता हूँ इधर,
ठीक से। चलिए, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चल जाता है। ये सब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछेगा किसके अंदर लाइसोसोम का निर्माण नहीं होता है, तो आरबीसी के अंदर। आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, स्प्लीन। स्प्लीन बोले तो प्लीहा यानी तिल्ली में चला जाता है, और जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। देखिए, अब पूछेगा कि आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का लाइसोसोम के बारे में हम लोग समझ गए हैं क्या होता है। तो ये जो होता है लाइसोसोम, तो जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, और सेल के अंदर पाचन का काम करता है। क्या करता है, पाचन का काम करता है। सेल के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और अगर कोई कोशिका काम ठीक से नहीं कर रहा है तो जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम छीट देता है उस पर, और वो जो है कोशिका नष्ट हो जाता है। मान लिया जाए पूरा कोशिका काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम फट जाएगा, और फटने के बाद पूरा कोशिका को नष्ट कर देगा। इसका खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण आरबीसी जो है मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन बोले तो तिल्ली या प्लीहा उसको कहते हैं, और इसी कारण जो है स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट में क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। 8 नंबर राइबोसोम। तो इसका भी मैं लिख देता हूँ। 8 नंबर जो है राइबोसोम, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम का सबसे पहले हिंदी नाम राइबोसोम ही होगा, और कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। पहले तो राइबोसोम का आप फिगर देखिए राइबोसोम जो है क्या है, राइबोसोम एकदम छोटा वाला डॉट जो है वो राइबोसोम है ना। राइबोसोम क्या है, छोटा वाला डॉट जो है वो राइबोसोम है ना। ये देखिए छोटा वाला डॉट राइबोसोम। तो राइबोसोम का आपने फिगर देख चुका है, तो अब समझते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, और प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। सबसे पहले ये कोशिका के अंदर, सेल के अंदर सबसे छोटा, क्या कहेंगे, सबसे छोटा पार्ट होता है यानी अंग होता है। तो सेल के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम। क्या काम है भाई, तो इसका काम है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन बनाना इसका काम है। और इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे, राइबोसोम को। और ये जो होता है 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार भी हम लोग समझ लेंगे। फर्स्ट नंबर जो है ए नंबर 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। और दूसरा जो है 80S राइबोसोम। ठीक है। चलिए, तो 70S राइबोसोम जो होता है ना सबसे हल्का होगा। क्या होगा, हल्का होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। तो ये हल्का होगा और
प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और ये जो होगा ये भारी होगा, है ना, और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम पूरा लिख देते हैं। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, है ना, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? तो ये जो है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। और वो छोटा से छोटा जीव जिसको हम देख सकते हैं उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका मैंने वीडियो आप लोग को बनाया हुआ है, जाकर उस वीडियो से समझेंगे। और एस मतलब क्या होता है? तो एस का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ गए हैं राइबोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट नंबर गोल्जी बॉडी होता है। तो गोल्जी बॉडी जो है इसका क्या काम है? 9 नंबर गोल्जी बॉडी का क्या काम है? 9 गोल्जी बॉडी, है ना। तो गोल्जी बॉडी का हिंदी क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी काफ़ी टेढ़ा नाम है, इसको गोल्जी बॉडी ही याद रखेंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडी, यहाँ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था, इसी के नाम पर गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया। तो इसका खोज पहले लिख देते हैं कैमिलो, हम लोग बोलते हैं कैमिनो, और है क्या? कैमिलो गोल्जी। ऐसे कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। और यह पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक है, क्या करता है? तो इसका काम है परिवहन का, पदार्थ के परिवहन का कार्य है। मतलब परिवहन बोले तो यातायात, है ना, यातायात का काम है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एनिमल सेल जो है उसके बारे में पूरा डिटेल से एकदम जाने हैं। और अगर ये जो है आप लोग ध्यान में रखते हैं तो सेल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।